बच्चों के साथ सारा दिन खेलती रहती। सुधा के माता पिता उसे समझा समझा कर तंग आ चुके थे कि अब उसे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, मगर सुधा अपने माता पिता की बात एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। एक दिन सुधा की माँ विमला सुधा से गुस्से से बोलती है, अरे सुधा, तू पूरे 20 साल की हो चुकी है, अब क्या तेरे शरीर पर पड़ निकलेंगे जो तू बच्चों के साथ खेलना बंद करेगी? अपनी माँ की बात सुनकर सुधा हंसते हुए बोलती है, माँ, पंख तो परियों के होते हैं, काश मेरे भी होते। अगर होते तो मैं आकाश में उड़ जाती। इतना बोलकर सुधा अपने घर से बाहर निकल जाती है और बिल्ला, राका, कलवा नाम के 3 बच्चों के साथ खेलने लगती है। तभी बिल्ला नाम का शरारती बच्चा सुधा से बोलता है, सुधा दीदी, आज हम सब मिलकर पानी के बुलबुले बनाकर खेलेंगे। घर पर तो माँ और पिताजी मुझे पानी के बुलबुले बनाने ही नहीं देते। अरे बिल्ला, जब मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता भी बुलबुले नहीं बनाने देते थे। खैर, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। सुधा बच्चों के साथ मिलकर पानी के बुलबुले बनाकर खेलने लगती है कि तभी वहाँ पर सुधा का पिता रमेश आ जाता है और गुस्से से सुधा से बोलता है, सुधा, कितनी बार कहा है कि हमारे गांव में पानी के बुलबुले के साथ नहीं खेलते। इतना बोलकर रमेश उन 3 बच्चों को देखकर बोलता है, राका, बिल्ला और कलुआ, तुम तीनों के माता पिता एक नंबर के निकम्मे हैं। तुम्हारे जैसे शरारती और गुंडे जैसे दिखने वाले बच्चों को पैदा करके आवारा छोड़ देते हैं। चलो निकलो यहाँ से। रमेश की बात सुनकर तीनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और सुधा मुंह लटकाकर अपने घर आ जाती है। अगली सुबह रमेश के घर पर कुछ लोग दरवाजा खटखटाने लगते हैं। रमेश जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने कलुआ, बिल्ला और राका तीनों के पिता खड़े हुए थे, जो गुस्से से रमेश को देख रहे थे। क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों मेरे घर का दरवाजा पीट रहे हो? तभी कलुआ का पिता रमेश से गुस्से में बोलता है, देखो रमेश, हमारे बच्चे सुधा के साथ जबरदस्ती नहीं खेलते। सुधा खुद हमारे बच्चों को अपने घर के पास बुलाती है और खेलती है। बिल्ला का पिता भी रमेश से गुस्से से बोलता है, बिल्ला बता रहा था कि तुम हम सबको निकम्मा बोल रहे थे और हमारे बच्चों को गुंडा बोल रहे थे। अरे तो क्या गलत बोल रहा था? अरे तुम तीनों ने अपने बच्चों की शक्लें देखी है? दूर से ही गुंडे नजर आते हैं, उनके नाम भी गुंडों वाले हैं। तुम्हारे तीनों फटे हुए आलू जैसी शक्लें वाले बच्चे मेरी बेटी के साथ पानी के बुलबुले बना रहे थे। ये सुनकर बिल्ला, राका और कलवा के चेहरे पर डर झलकने लगता है और वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर सुधा अपनी माँ से बोलती है, मेरी समझ में नहीं आता माँ कि आखिर हमारे गांव में बच्चों को पानी के बुलबुलों से क्यों नहीं खेलने दिया जाता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये सुनकर सुधा बुरी तरह से चौंक जाती है। कैसा रहस्य? वर्षों पहले हमारे गांव में बुलबुले वाली चुड़ैल का बड़ा ही आतंक था। वो अपने मुंह से पानी के बड़े बड़े बुलबुले निकालती थी और गांव के लोगों को उसमें कैद कर देती थी। बड़ी मुश्किल से साधु महाराज ने गांव के जंगल के पुराने खंडहर के अंदर उसे कैद किया और खंडहर के बाहर एक अभिमंत्रित नींबू रख दिया ताकि वो चुड़ैल कभी बाहर ना आ सके। तब से हमारे गांव में किसी को भी बुलबुलों से नहीं खेलने दिया जाता। इतना बोलकर सुधा की माँ चुप हो जाती है और सुधा गहरी सोच में डूब जाती है। सुधा सारा दिन चुड़ैल के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन सुधा के मन में एक विचार आता है और सुधा अपने आप से बोलती है, क्यों न चुड़ैल से मैं बात करके देखूं। उससे कि वो गांव में आकर लोगों से कहे कि वो अपने बच्चों को बुलबुलों से खेलने दे। ये विचार आते ही सुधा चुपचाप जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में सुधा को एक खंडहर नजर आता है। सुधा खंडहर के अंदर प्रवेश करने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर खंडहर के मुख्य द्वार के नीचे रखे हुए एक नींबू पर पड़ती है। सुधा उस नींबू को देखकर कहती है, लगता है ये वही नींबू है जिसके बारे में माँ ने बताया था। सुधा उस नींबू को पैर से हटा देती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही डरावनी डरावनी आवाज आने लगती है और अचानक से एक चुड़ैल सुधा के सामने आ जाती है। मगर सुधा उस चुड़ैल को देखकर बिल्कुल नहीं डरती। ये देखकर चुड़ैल बुरी तरह से हैरान हो जाती है और सुधा से बोलती है, एक चुड़ैल को देखकर तो लोगों के डर के मारे पसीने छूट जाते हैं, लेकिन तुम मुझे देखकर क्यों नहीं डर रही? सुधा सारी घटना बताते हुए चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी, एक बार आप गांव में आकर बोल दीजिए ना कि अब से हर बच्चा पानी के बुलबुलों से खेल सकता है। ये सुनकर चुड़ैल बुरी तरह से चौंक जाती है और सुधा से कहती है, मेरी बच्ची, चल कुछ देर वहाँ बैठकर बातें करते हैं। तू बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन तेरा मन बच्चों जैसा ही है। चुड़ैल सुधा को खंडहर के अंदर ले जाती है। खंडहर के अंदर एक बहुत बड़ा पानी का बुलबुला जमीन पर पड़ा हुआ था। अचानक सुधा बेहोश हो जाती है और चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, बरसों बाद आजाद हुई हूँ, अब मैं गांव वालों से अपना बदला जरूर लूंगी।
इतना बोलकर चुड़ैल सीधे गांव चली जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले बुरी तरह से डर जाते हैं। मुखिया कांपते हुए अपनी पत्नी चंपा से कहता है, अरे चंपा, ये तो बुलबुले वाली चुड़ैल लग रही है। अरे लग नहीं रही, बल्कि बुलबुले वाली चुड़ैल ही है। आखिर ये आजाद कैसे हो गई? अगले ही पल चुड़ैल के मुंह से बड़े बड़े पानी के बुलबुले निकलने लगते हैं और देखते ही देखते सभी गांव वाले उन बुलबुलों में कैद हो जाते हैं। चुड़ैल हंसती हुई गांव वालों की ओर देखकर बोलती है, गांव वालों, तुम्हें क्या लगा था कि तुम तांत्रिक से मुझे कैद करवा दोगे तो मैं कभी आजाद नहीं होंगी? अब मैं तुम सबको बुलबुलों में कैद कर दूंगी और तुम्हारी सारी शक्ति छीन लूंगी और अमर हो जाऊंगी। रमेश अपने घर की खिड़की के अंदर से सब कुछ देख रहा था। रमेश अपनी पत्नी से बोलता है, सुधा कहाँ गई? सुधा तो सुबह से गायब है। कल ही मैं उसे बुलबुले वाली चुड़ैल के बारे में बता रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुधा ने इसे आजाद कर दिया हो? कहीं मेरी बच्ची के साथ इस चुड़ैल ने कोई अनर्थ ना कर दिया हो? इतना बोलकर रमेश बाहर आ जाता है। तभी चुड़ैल रमेश को गुस्से से देखने लगती है। वो रमेश को बुलबुले में कैद करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक साधु आ जाता है और चुड़ैल को देखकर गुस्से से बोलता है, कुछ देर पहले एक कन्या अपने पैरों से अभिमंत्रित नींबू हटाकर खंडहर के अंदर गई थी। तब मैं खंडहर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठा था। मुझे तभी लगा था कि कुछ तो अनर्थ होने वाला है। तू तो वही साधु है जिसने मुझे खंडहर के अंदर कैद किया था। अब मैं तुझे भी बुलबुले में कैद कर दूंगी। ये सुनकर साधु हंसने लगता है और चुड़ैल से बोलता है, तू मेरी शक्ति को नहीं जानती चुड़ैल। मैं एक मंत्र पढ़कर तुझे भस्म कर दूंगा। मूर्ख तांत्रिक, तू नहीं जानता कि मैं बुलबुले वाली चुड़ैल हूँ और तू मेरा अंत पहले भी नहीं कर पाया था। अरे मूर्ख, मेरी जान एक बड़े पानी के बड़े बुलबुले में कैद है और वो बुलबुला उसी खंडहर में है और तू अब खंडहर कभी नहीं पहुँच सकता। मैं इन गांव वालों से बदला लूंगी। किस बात का बदला? अरे जब तू जीवित थी तब इसी गांव में रहती थी और पानी के बुलबुले बनाकर लोगों को तंग करती थी और एक दिन तेरी पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई और तू चुड़ैल बन गई। इतना बोलकर साधु गुस्से से चुड़ैल की ओर देखकर मंत्र पढ़ने लगता है। ओम फट, ओम फट। अचानक चुड़ैल के मुंह से पानी का बुलबुला निकलता है और साधु कैद हो जाता है। चुड़ैल हंसती हुई वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तभी रमेश साधु के पास आ जाता है और बोलता है, ये क्या साधु बाबा, आप तो खुद पानी की बुलबुले में कैद हो गए। मुझे लगता है कि खंडहर के अंदर जो लड़की गई थी वो तुम्हारी बेटी है और वो बड़ा बुलबुला भी उसी खंडहर में है। जाओ, जाकर उस बुलबुले को फोड़ दो। रमेश तुरंत खंडहर चला जाता है और देखता है कि उसकी बेटी बेहोश पड़ी होती है और वहाँ जमीन पर एक बड़ा बुलबुला पड़ा होता है। रमेश जैसे ही बुलबुले को फोड़ता है, चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और सुधा को होश आ जाता है। रमेश सुधा को लेकर अपने गांव चला जाता है। गांव में सभी लोग चुड़ैल के बुलबुलों से आजाद हो चुके होते हैं और उस दिन के बाद बुलबुले वाली चुड़ैल का आतंक समाप्त हो जाता है।